अच्छा, मतलब लास्ट क्लास में हमने ना इंटरनेशनल ट्रेड पे बात की, ठीक है। ट्रेड इज अबाउट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग द थिंग्स, ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें बनाई और वो हमने किसी दूसरे कंट्री में भेज दी, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी कि कब ट्रेड करनी चाहिए और कौन से कंट्री को ट्रेड करनी चाहिए। उसमें कन्वेंशनल व्यू था, कंपैरेटिव एडवांटेज या एफिशिएंसी वाला, और एक रीसेंट व्यू था, ठीक है। तो वो व्यूज हमने डिटेल से उस तरह से जो है डिस्कस किए। अच्छा, अब डेफिनेटली इट्स नॉट द वे, या जो कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कंट्रीज वर द डोमिनेंट फोर्स जो कि चीज़ें प्रोड्यूस करती थी और उसके बाद वो चीज़ें जो है वो दूसरे कंट्रीज को जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। आजकल जो है वो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस का दौर है। मतलब सिंपली स्पीकिंग, अगर हम देखें तो ना एक शिफ्ट इंकर हो गई है फ्रॉम नेशनल ओरिएंटेशन टू बिजनेस ओरिएंटेशन। अब बिजनेसेस जो हैं, जो लार्ज मल्टीनेशनल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को या वो सारी की सारी बिजनेस की एक्टिविटी को उस तरह से कंट्रोल जो है वो करती है, ठीक है। आप लोग खुद बहुत सारी मल्टीनेशनल्स के बारे में जो है वो जानते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे पास जो है जितनी भी गाड़ियों की कंपनीज हैं, ये भी वन वे और दी अदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो अब मल्टीनेशनल कंपनी के सेटअप करने के लिए वी नीड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपली कोई एक कंट्री, कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री में आएगी और वहां पे क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन करने के बाद जो है वो गुड्स और सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस होगी। तो आज की का हमारा जो चैप्टर है, दैट इज अबाउट दैट ओरिएंटेशन कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस एक कंट्री या मोर स्पेसिफिकली एक जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइज है वो क्या करती है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती है ट्रेड को छोड़ के। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब अगेन द थिंग इज ये थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी को उस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक कंपनी जो है, ठीक है, वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली अगर पाकिस्तानी कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो भी मल्टीनेशनल हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई दूसरे कंट्री की कंपनी हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगी तो वो भी मल्टीनेशनल उस तरह से हो जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो है वो अवेलेबल हैं, लाइक यूनिलीवर है, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है। फिर वी नो अबाउट मैकडोनल्ड, ठीक है, वी नो अबाउट KFC। तो ये ऐसी कंपनीज क्या हैं, ये कंपनीज भी मल्टीनेशनल है। अच्छा, अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो दो तरीके से ना किसी कंपनी में, किसी कंट्री में इंटरवीन करती है, किसी कंट्री में जो है वो एंटर होती है। जो पहला तरीका है उसको हम बोल देते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। मतलब एक कंपनी जो है वो किसी कंट्री में जाती है और वो कंपनी जो है वो प्लांट अपना सेटअप करती है, ठीक है। इट्स नॉट कि हम जाके क्या करें, उस कंट्री में कोई चीज़ परचेज करें। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट कि हमने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है, हमने नया वेंचर एस्टेब्लिश किया है फ्रॉम द स्क्रैच। ऑब्वियसली बात है कि इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इसके फायदे ये हैं कि हम अपनी मर्जी से एक नया वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें अगेन द थिंग इज अपनी मर्जी की हायरिंग फायरिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कल्चर डेवलप कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि डेफिनेटली जब मैं एक नई कंपनी सेटअप करूंगा तो वो नई कंपनी क्या है, वो नई कंपनी की कस्टमर बेस नहीं होगी, उसको लोकली लोग उस तरह से जानते नहीं होंगे, ठीक है। तो इट वुड टेक टाइम कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी, मैच्योर होगी। अच्छा, दूसरा काम जो कंपनीज करती हैं टू एंटर इनटू ए मार्केट, दैट इज थ्रू मर्जर और एक्विजिशन। मतलब सिंपली मैं क्या करूं, मैं किसी दूसरे कंट्री में जाके वहां कोई कंपनी खरीद लूं, ठीक है। तो मर्जर और एक्विजिशन के हवाले से अगर आप जनरली उस तरह से जो है वो देखो, तो
अमेजोन इज द लीडर इन दिस। अमेजोन के बारे में मशहूर है कि अमेजोन जो है वो प्राइमरली बहुत ज्यादा सारे मर्जर एक्विजिशन अमेजोन ने उसमें जो है वो किए हैं, अमेजोन करता रहा है। ठीक है, अब भी अमेजोन की जो प्राइमरी स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। आप क्या करते हो, आप किसी एक कंट्री में कोई एक ऐसी कंपनी ढूंढते हो जो कि रिलेटिवली इनएफिशिएंट हो, आप उस कंपनी को खरीदते हो और उस कंपनी को खरीदने के बाद उसको उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश है वो करते हो। ठीक हो गया। तो प्राइमरली जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, प्राइमरली इन शेप ऑफ लाइक ये जो आपकी ट्रेडिंग कंपनीज होती है, जिस तरह से पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ जो है वो कैरी फोर ने रिसेंटली जो है वो एक्वायर किया है ये जो बड़े स्टोर्स हैं टारगेट वगैरह। ठीक है, तो कैरी फोर इज नाउ ए डोमिनेंट कंपनी इन रिटेल सेक्टर। ठीक हो गया। पहले कैरी फोर नहीं होता था, पहले जो है वो मेट्रो होता था। ठीक है, अब कैरी फोर ने क्या किया है, मेट्रो को एक्वायर कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो मेट्रो ने क्या किया था, मेट्रो ने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की थी। मतलब मेट्रो ने लाइक लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में 2-3 जगह पे मेट्रो ने जो है वो स्टोर्स खोले थे। ठीक है, इन्होंने बिल्डिंग या फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट की। वो फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करने के बाद इन्होंने जो है वो चीज़ों की अगेन खरीदो फरोख्त वगैरह शुरू कर दी, लेकिन इनसे मामला उतने एफिशिएंटली नहीं चले। तो कैरी फोर आ गया। कैरी फोर इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज में काफी ज्यादा मशहूर है। तो कैरी फोर ने क्या किया, मेट्रो से उनकी इन्वेस्टमेंट खरीद ली। ठीक हो गया। ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी होता है। स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान में देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में देयर वाज अ लॉट ऑफ मर्जर एक्विजिशन एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा हमारी टेलीकॉम सेक्टर में भी इस तरह की मामला जो है वो होते रहे हैं। मतलब अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए तो हमारे यहाँ वारिद और टेलीनॉर जब आए थे तो दे डिड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो की थी। दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। इन्होंने अपनी फैसिलिटीज बिल्ड की थी, अपने टावर्स लगाए थे, अपने ऑफिस सेटअप किए थे, सारे के सारे मामला खुद किए थे। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर आप जोंग को देखो तो जोंग ने क्या किया है, जोंग एंटर्ड थ्रू एक्विजिशन। जोंग ने क्या किया था, जोंग में लोकल पाकटेल कंपनी होती थी, तो जोंग ने पाकटेल कंपनी को एक्वायर किया था। ठीक है, अच्छा तो अब एक्विजिशन जो है दैट कुड बी मिनॉरिटी और मेजॉरिटी एक्विजिशन। मिनॉरिटी एक्विजिशन में आप क्या करते हो, यू परचेज 10 to 49% ऑफ द स्टेक। मतलब आपके पास उस कंपनी का अफेक्टिव कंट्रोल नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा मेजॉरिटी एक्विजिशन में व्हाट यू डू, यू टेक 50 to 90% ऑफ द स्टेक ऑफ दैट कंपनी एंड आपके पास अफेक्टिव कंट्रोल आ जाता है उस कंपनी का। मतलब आप अपनी मर्जी से हायरिंग फायरिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से सारे के सारे मामला जो है कंपनी के मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 100% ओनरशिप भी ले सकते हो, जिसको हम फुल आउटराइट स्टेक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है कि इफ ए कंपनी वांट्स टू परचेज सम इनएफिशिएंट फार्म और उसके बाद कंपनी उसको अल्टर रीइंजीनियर करके अपने लिहाज से जो है वो अल्टर करना चाह रही है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाह रही है, तो माइनॉरिटी एक्विजिशन वुड नॉट बी सूटेबल फॉर दैट कंपनी। उसके लिए मेजॉरिटी एक्विजिशन जो है वो ज़्यादा सूट करे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जिस तरह से जोंग ने एक्विजिशन जो है वो की है पाकटेल की, तो पाकटेल इज नाउ नो मोर। ठीक है, पाकटेल उस तरह से जो है वो नहीं है, तो जोंग अपनी मर्जी से उस कंपनी को क्या कर रहा है, मोल्ड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में देयर वाज ए रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ड्रीम वाला ही काम हो रहा है यहाँ पर। हाँ बदल सर ये तो होल्डिंग और सब्सिडरी वाला ही काम है उधर या इनमें डिफरेंस है कोई? होल्डिंग और सब्सिडरी वाला ही आप कह सकते हो कि ये काम है। मतलब अगेन जो कंपनी जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो दीज आर द मोड्स। मतलब आपने क्या करना है, आपने अगर किसी और कंट्री में अपनी चीजें बेचनी है तो आइदर यू नीड टू एस्टेब्लिश ए न्यू कंपनी ओवर देयर। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप मर्जर और एक्विजिशन करोगे। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली बात है कि मतलब यू कैन से लाइक सिस्टर कंसर्न्स हो सकते हैं, यू कैन से लाइक मिनॉरिटी मतलब एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है, एक जो है वो आपकी
पेरेंट कंपनी हो सकती है। अब अगेन द थिंग इज कि दीज आर द मोड्स जिनसे जो एफडीआई है वो की जाती है। ठीक हो गया मतलब। अच्छा, इसके अलावा भी एक वे होता है टू सेल द थिंग्स, जो कि लाइक मैकडोनल्ड वगैरह ये कंपनी जो है वो करती है। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है दैट इज कोका कोला एंड पेप्सी। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है हमारे पास जॉइंट वेंचर या लाइसेंसिंग। मतलब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उस कंट्री में प्लांट सेटअप नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्शन या फिर असम्बलिंग, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो लाइसेंस कर देते हैं। लाइक आपकी गाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी पाकिस्तान में होती है ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपने एटलस होंडा, एटलस जो है ये इंटरनेट, एटलस जो है लोकल कंपनी है, होंडा जो है इंटरनेशनल कंपनी है, इनके जॉइंट वेंचर्स है। ठीक है। इंडिया में भी ये होता था, लाइक आपने वहाँ मारुति सुजुकी का नाम सुना होगा। वो जो एक मतलब आपने अगर पुरानी मूवीज में देखा हो तो वो एक डड्डू कार टाइप एक होती है जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी होती है। ठीक है, तो दैट कार वाज जॉइंटली, ऐड भी बहुत आती होती थी। हाँ जी, that car is jointly manufactured by Maruti from India and Suzuki international Suzuki company। हमारे यहाँ पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान सुजुकी का मतलब ये है कि वो ज्वाइंट वेंचर इस तरह से। फिर लाइसेंसिंग होती है। देखिए, लाइसेंसिंग में जिस तरह से पेप्सी के बारे में वी नो कि पेप्सी जो है वो हमारे यहाँ रियाज बॉटलर्स के पास है। ठीक है, रियाज बॉटलर्स क्या करते हैं, रियाज बॉटलर्स बेसिकली पेप्सी को यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से आपको पेप्सी के टेस्ट में ना वेरिएशन मिलेगी। ठीक है, और रियाज बॉटलर ने भी आगे जो है वो सबलेट किया हुआ है मुख्तलिफ रीजन में, पेप्सी जो है वो अलग से उस तरह से बनती है। अच्छा, कोका कोला वाले क्या करते हैं, दे डोंट डू इट। ठीक है, कोका कोला वाले चीजें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कोका कोला के जितने भी ये टिन की प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी अफगानिस्तान से यहाँ पे इंपोर्ट होती है। तो अगेन आपकी स्ट्रेटजीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं। इसी तरह से जो मैकडोनल्ड करता है, मैकडोनल्ड भी इन ए वे आपको लाइसेंसिंग करता है, लेकिन मैकडोनल्ड जो है वो चीज़ों का कंट्रोल अपने पास रखता है। मतलब सपोज अगर मैंने मैकडोनल्ड खोलना है तो मैकडोनल्ड क्या करेगा, मैं मैकडोनल्ड को ज़मीन दूंगा, मैं मैकडोनल्ड को पैसे दूंगा, उसके अगेंस्ट मैकडोनल्ड अपनी मर्जी से इमारत तैयार करेगा, अपनी मर्जी से वहाँ पे सारा इक्विपमेंट, फर्नीचर, सारा कुछ लेके आएगा। इवन स्टाफ को भी खुद ट्रेन करेगा, खुद हायर करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है मैकडोनल्ड मेरे साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि इतना परसेंट प्रॉफिट आपका है और इतना परसेंट प्रॉफिट जो है वो हमारा है। ठीक है, तो देर इज नो स्ट्रिक्ट वे। मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना, वी नीड टू गो टू इंटरनेशनलाइज्ड, तो इंटरनेशनलाइजेशन का ना फिक्स वे कोई नहीं है। वन वे इज एफडीआई, अदर वे कुड बी लाइसेंसिंग, अदर वे कुड बी जॉइंट वेंचरिंग। ठीक है, अदर वे कुड बी एक्सपोर्टिंग एज वेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोस्टली व्हाट विल बी फोकसिंग ऑन, we'll be focusing on foreign direct investment in this specific lecture। ठीक है, तो दो तीन आपको टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए जी एफडीआई के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें एक फ्लो ऑफ एफडीआई है। तो एफडीआई जब अगर आप एफडीआई एक साल में जो एफडीआई अंडरटेक किया आपने, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एफडीआई। मतलब पाकिस्तान में जो एक साल में हम एफडीआई रिसीव करते हैं उसको हम फ्लो ऑफ एफडीआई बोलते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ एफडीआई इज हाई, तो इसका मतलब है कि इस साल ज्यादा एफडीआई आई है हमारे। ठीक है, दूसरा फिर हम स्टॉक ऑफ एफडीआई को बोलते हैं। मतलब स्टॉक ऑफ एफडीआई क्या है, इट इज टोटल अकामुलेशन ऑफ एफडीआई ओवर टाइम। मतलब हमारे पास जो है ओवर द टाइम कितनी एफडीआई पाकिस्तान में अकामुलेटेड है। अब इसमें आप लोगों ने ना काफी ज्यादा सारा वो सुना होगा कि पाकिस्तान में पैसे आते हैं स्टॉक मार्केट में, और जब स्टॉक मार्केट थोड़ी सी डिप्रेस होती है तो पैसे चले जाते हैं। इसको हम हॉट मनी बोलते हैं। तो हॉट मनी जो है वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से शॉर्ट टर्म में तो हमें सपोर्ट कर देती है, लेकिन लॉन्ग रन में हॉट मनी उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं करती। लॉन्ग रन में हमें कौन सी एफडीआई सपोर्ट करती है, मतलब सपोज किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मामला जो है वो चले। लाइक जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो है वो आई थी, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एफडीआई जो है वो आई थी। ठीक है, तो वो एफडीआई इज हेयर टू स्टे। ठीक है, इवन इफ के वारिद वालों ने
मोबलिंक को अपना स्टेक बेच भी दिया था, फिर भी वो आहिस्ता से पैसे उस तरह से निकले। तो स्टॉक ऑफ एफडीआई रिप्रेजेंट्स द अकोमुलेशन ऑफ एफडीआई ओवर टाइम। तो हम जितनी ज्यादा एफडीआई अकोमुलेट करेंगे अपने कंट्री में, उतने ही ज्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, बाकी मामला उस तरफ से वो चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे एफडीआई इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है। ठीक है, किसी भी कंट्री में एफडीआई इनफ्लोज के हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और एफडीआई आउटफ्लोज के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में। ठीक हो गया। तो दीज बेसिकली आर द टर्मिनोलॉजीज जो कि एफडीआई से इस तरह से हमारी है वो करती है। ठीक हो गया पुत्र? तो यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो जी। क्लियर है सर। चले, अच्छा, तो ये ना थोड़ा सा एफडीआई का ना हम पाकिस्तान का ट्रेंड है। ठीक है, ये हमारी जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर से हमने उस तरह से जो है वो किया है। ये बार्स वैसे आपसे रिलेट नहीं करती, ये जो कलर ऑफ बार्स है ये बेसिकली आईएमएफ के पर्सपेक्टिव में ये चार्ट जो है वो बनाया था मैंने किसी के लिए। ठीक है, मतलब ये बार ना आईएमएफ का प्रोग्राम रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब ये जो भी ग्रीन बार है या जो भी येलो बार है, दैट रिप्रेजेंट्स के इस साल में आईएमएफ का प्रोग्राम उस तरह से हमारे पास जो है वो आया था। ठीक है, अच्छा, अब खैर अगर हम जनरल एक ट्रेंड देखें तो हमारे यहाँ 70s में एफडीआई वाज वेरी लो, मतलब एफडीआई जो है ना बहुत कम है। ठीक है, 80s में जाके ना थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन फिर 80s की मिड में दोबारा से कम हो जाती है। अच्छा, आफ्टर लाइक मतलब ये सारे का सारा हम अगर देखें तो ये भुट्टो एरा है 70s का, जो कि ना नेशनलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है सारे का सारा। मतलब हो क्या रहा था कि हम किसी भी कंपनी को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम हर कंपनी को नेशनलाइज कर रहे थे इन 70s। ठीक है, अच्छा, 70s के बाद भुट्टो के बाद जो है वो अगेन ज़ियाउल-हक साहब आए, तो ज़ियाउल-हक के दौर में ये चीज थोड़ी सी रिवर्स हुई, लेकिन एफडीआई बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं बढ़ी। ठीक हो गया। अच्छा, ज़िया के बाद 88 में जाके ना हमारे पास जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आनी शुरू हुई। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने क्या किया, दे इंक्रीज एफडीआई, मतलब देखें ऐसा ऐसा से हमारी एफडीआई लेस देन 0.5% से 1% से बढ़ गई 1996। ठीक हो गया। अच्छा, 96 के बाद अगेन एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है 2000 में 2000 में अगेन हमारी एफडीआई जो है वो बहुत कम हो गई, ड्यू टू ऑब्वियसली बात है अनसर्टेनिटी कि मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था, और टेक ओवर करने के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, एफडीआई डिक्लाइन। अच्छा, तो मुशर्रफ ने क्या किया, मुशर्रफ के 2 साल जो 2001 तक स्पेसिफिकली एफडीआई रिमेन लो, 2002 में 1% तक गई जीडीपी के, इसके बाद फिर डिक्लाइन की, फिर 2000 अगर हम देखें तो 2003-4 में दोबारा 1% तक गई। 2005 के बाद ना आपको याद होगा कि शौकत तरीन और वो शौकत अजीज साहब आए थे, तो शौकत अजीज के दौर में एफडीआई स्काई रॉकेट है, मतलब ये 2007 में एफडीआई इज हाईएस्ट टू 3.5% ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान। मतलब उस दौर में बैंकिंग सेक्टर में बेतहाशा एफडीआई आई थी। ठीक है, बहुत सारे ना छोटे छोटे बैंक जो है वो आ गए थे, इंटरनेशनल बैंक हमारे यहाँ, बर्कलेज भी आ गया था, बड़े बैंक भी आए थे हमारे यहाँ। ठीक है, इसके अलावा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी आ गया था, मतलब बहुत सारे बैंक्स आए थे। दूसरा स्पेसिफिकली जो हमारा आईटी सेक्टर है या मोर फॉर्मली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें भी काफी ज्यादा सारे पैसे जो है आए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान में मुशर्रफ एरा का जो सेकंड हाफ है स्पेसिफिकली, दैट इज वेरी लाइक वेरी मच प्रोडक्टिव फॉर द एफडीआई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एफडीआई अगेन डिक्लाइन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2019 तक हमारे पास, ये 2019 तक का डेटा है, तो 2019 तक हमारे यहाँ पे एफडीआई में कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ, एंड दैट इज क्वाइट लाइक एविडेंट। मतलब आप लोग मुशर्रफ के दौर में अगर देखो तो देयर वर लॉट ऑफ बैंक्स जो कि नए खुले थे, और हमारी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी उस तरह से एस्टेब्लिश हुई थी बाहर से। ठीक है,
अब अगर आप देखो तो आप ना यू वुड बी अनएबल टू फाइंड एनी स्पेसिफिक एफडीआई जो कि पाकिस्तान में उस तरह से जो है वो आ रही हो। ठीक है, ये जो थोड़ी सी एफडीआई यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये भी अगेन फॉरेन फंडेड एफडीआई है। लाइक नून लीग के दौर में हमारे यहाँ जो है वो मतलब वो तुर्किश एफडीआई थोड़ी सी आई थी जिसमें मेट्रो बनी थी, और उसके बाद जो है ये ऊज पाक के नाम से एक कंपनी है जो कि लाहौर का कूड़ा चूड़ा जो है वो उठाते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक्सक्यूज वो मी सर, इस्टेब्लिश हुई थी। हाँ पुत्र। सर ये डिफरेंट कलर्स ऑफ बार्स क्या शो कर रहे हैं? अच्छा पुत्र, ये डिफरेंट कलर बार जो है ना ये आईएमएफ का प्रोग्राम शो कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्रीन या येलो बार है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस साल में आईएमएफ भी आया था। ठीक है, ये खैर आपसे उस तरह से रिलेट नहीं करता। ये जिस पर्पस के लिए मैंने बनाया था ना, वहाँ पे आई नीडेड टू डिपिक्ट कि जो एफडीआई है उसका क्या रिलेशनशिप है हमारे इस स्पेसिफिक प्रोग्राम से। तो वो मिक्स ट्रेंड है। मतलब अगर आईएमएफ आता है तो आईएमएफ के आने के बाद जो है वो एफडीआई थोड़ी सी समटाइम्स बढ़ती है, समटाइम वो डिक्लाइन कर देती है। ठीक हो गया। तो ये बार्स वो रिलेट करते हैं। ये येलो जो बार है ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। आईएमएफ ना दो किस्म के प्रोग्राम्स देता है, एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट एसबीए है, और एक दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। स्टैंड बाई एग्रीमेंट कम साल का मतलब कम टाइम फ्रेम का होता है, 3 महीने से 6 महीने तक का या 1.5 साल तक का मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो ये आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होती है, और इसमें जो है वो अगेन ये जो हमें रिसेंट 2-3 मिले हैं प्रोग्राम्स ये सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। ठीक है, इसका एम होता है कि हमने जो है वो स्ट्रक्चरली मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करना है। तो इसकी वजह से फिर वो आईएमएफ काफी ज्यादा सारी शर्तें भी रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है रिलेटिवली सस्ती होती है एसबीए से। ठीक हो गया। सर इंफ्रास्ट्रक्चर और के लिए उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। स्ट्रक्चरल इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट्स के हमारा जो ढांचा है ना मुल्क की मईशियत का ढांचा, वो कहते हैं कि इसमें मसले हैं। ठीक है, मतलब हाउ वी कंज्यूम, मतलब हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मतलब हम खुद कुछ नहीं बनाते, हम हर चीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल मसला है। दूसरा, हमारे मुल्क में टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, या हमारा जो है कम लोग टैक्स देते हैं, तो ये हमारे मईशियत के ढांचे में मसला है। ठीक है, या रूल ऑफ लॉ कम है, हमारे बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो ये भी स्ट्रक्चरल मसला है। तो ये स्ट्रक्चर इज अबाउट दैट ढांचा, इट्स नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो ये जो हमें फैसिलिटी मिलती है ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए मिलती है। मतलब मैंने कहते हैं कि हमें ना फॉर द टाइम बिंग पैसे चाहिए, हमें ये पैसे दें, हम अपनी इकोनॉमी में के ढांचे में चेंजेस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि वो फिर पूछते हैं कि भाई आप ना क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि जी जब भी आप आईएमएफ आएगा तो आप सुनोगे कि जी हम जी टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, हम टैक्स इंक्रीज करेंगे, हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, अपने ढांचे में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हम कर नहीं पाते। उसकी काफ़ी सारी रीजन है, हम उस पर अब उस तरह से जो है वो नहीं जाते। लेकिन ओवर द टाइम हमने जितनी भी ये फैसिलिटीज़ ली हैं आईएमएफ से, सवाए मुशर्रफ के दौर के, मुशर्रफ दौर का ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है ये 2000 और 2001 का प्रोग्राम, इसके अलावा हमारा कोई भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं गया। ठीक है, पिछला हमारा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहा था, मतलब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत का जो प्रोग्राम था, लेकिन आजकल उस पर भी बातें उठ रही हैं कि जी हमने उस जमाने में भी आईएमएफ को जो चीज़ें रिपोर्ट की थी दैट वर रॉन्ग। खैर ये एक लंबी डिबेट उस तरह से है कि हम क्या करते रहे हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अपना स्ट्रक्चरली अपने मईशियत को, अपनी इकोनॉमी को एडजस्ट करना है, जो कि एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, जो कि बेसिक मसला है हमारी इकोनॉमी का। ठीक हो गया मतलब। तो खैर ये आईएमएफ के उससे आपका यू जस्ट नीड टू सी द ट्रेंड, कि आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि एफडीआई जो है वो
कब उस तरह से और किस तरह से जो है वो आई है। मतलब आप अगर देखोगे ना तो शौकत तरीन या अगेन हमारे जो वो शौकत अजीज साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ही वाज ए बैंकर। तो उन्होंने बैंकों के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो बनाया था, जिससे बैंकों की बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई आई थी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट एक क्रिएट किया था, जिससे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एफडीआई उस तरह से हमारी जो है वो आई थी। ठीक हो गया जी। सर ये जो येलो बार थर्ड में बनी हुई है जो नीचे है नेगेटिव की तरफ, ये क्या शो कर रही है? उधर ये है कि नेट एफडीआई बेसिकली आउटफ्लो हुआ है। मतलब ये जो पॉजिटिव में है ना, दीज आर इनफ्लोज। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ओके 70s सर। में आप देख रहे हो ना, 70s में जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे ना आप नेशनलाइजेशन की तरफ गामजन थे। मतलब आप किसी भी कंपनी को ना यहाँ पे पैर जमाने नहीं दे रहे थे, बल्कि उन कंपनी से स्टेक खरीद रहे थे। भुट्टो के दौर में नेशनलिज्म हुआ था, नेशनलाइजेशन किसी कंपनी की। तो एक्चुअल में एफडीआई आ नहीं रही थी, एफडीआई फिर वो थोड़ी सी रिवर्स ट्रेंड पे चली गई थी, एफडीआई जा रही थी। ठीक है, तो भुट्टो के दौर में 70s में हुआ था। अच्छा मतलब ये ओके दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से मेन ट्रेंड्स हैं। अच्छा, जो एफडीआई है ना, इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड इन लास्ट 4 डेकेड्स। इससे पहले एफडीआई उस तरह से नहीं थी। आप अगर दुनिया के ट्रेंड्स उस तरह से देखोगे ना, तो एफडीआई दुनिया के ट्रेंड्स में आप पिछले जो 30-40 साल है उसमें एफडीआई काफी ज्यादा सारी इम्प्रूव की है। सॉरी, ये आप जनरली ये जो हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये भी आप देखोगे कि पिछले 3-4 डेकेड्स में ही वजूद में आई है। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ये कंपनीज क्या है, ये पिछले 3-4 डेकेड 90s में स्पेसिफिकली ये वजूद में आई है। इससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था। ठीक है, इसी तरह से जितने भी ये मैकडोनल्ड इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, ये भी काफी बाद में जाके इंटरनेशनलाइज्ड हुई है। ठीक है, लाइक अगर आप स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, ठीक है, तो हमारे जमाने मतलब इवन मेरे जमाने में भी, मतलब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे भी कोई 2-3 मैकडोनल्ड थे पूरे लाहौर में। एंड मैकडोनल्ड वाज लाइक आउट ऑफ माय क्लास। ठीक है, मतलब हमने, मुझे याद है अच्छी तरह से कि हम अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में बीकॉम ऑनर्स में हम सिर्फ एक दफा मैकडोनल्ड गए थे। ठीक है, और वो भी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से गए थे। मतलब अगेन एक दोस्त के साथ गए थे, उस दोस्त ने भी पार्टी दी थी, हमसे पैसे उधार लेके, और उसके बाद वो 2-3 साल तक वो उधार चला था। मतलब अगेन कि वही हमारे जमाने में मैकडोनल्ड वाज वे आउट ऑफ आवर लीग। हम जाते नहीं थे, हम पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो मतलब मैकडोनल्ड इज क्वाइट इजी। बहुत ज्यादा मैकडोनल्ड की ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी, और अगेन आई थिंक इसके नाउ एवरीबॉडी लव्स टू ईट मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के साथ दूसरे भी ब्रांड्स काफी ज्यादा सारे आ गए इस तरह से। ठीक है, तो ओवर द टाइम जो एफडीआई का हम कॉन्टेक्स्ट उस तरह से देखें, तो एफडीआई का ट्रेंड ना इंक्रीज कर गया। अच्छा, इसकी एक बड़ी रीजन जो है ना, दैट इज फॉल ऑफ कम्युनिज्म। मतलब जैसे ही कम्युनिज्म कम हुआ है, स्पेसिफिकली चाइना में एफडीआई काफी मूव की है। इवन जापान जो कि कन्वेंशनली एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहा है, जापान जो है वो एफडीआई को उस तरह से जो है वो नहीं, जापान एफडीआई के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री नहीं था। उन्होंने भी एफडीआई के बैरियर खत्म कर दिए। ठीक है, इंडिया में भी एक जमाने में एफडीआई जो है दैट वाज नॉट गुड, या इंडिया भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं था एक जमाने में एफडीआई के लिए। तो इंडिया ने भी एफडीआई के दरवाजे उस तरह से खोल दिए। ठीक है, सर इसकी अच्छा, वजह क्या थी कि ये दो कंट्रीज इनकरेजिंग नहीं थे इसके लिए? उधर ये ना, ये हम सब्सिक्वेंट उस तरह से पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। कम्युनिस्ट या जो मार्क्सिस्ट है ना आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी जो है, वो ये कहती है कि अगर आप पावर्स जो है वो मल्टीनेशनल्स को दे देंगे ना, तो उससे ना गरीब तबका मारा जाएगा।
मतलब अब जो हो रहा है, सपोज हम ना स्पेसिफिकली वी से कि मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट ट्रू कि मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही हैं ओवर द टाइम, ठीक है। अब किसी भी मल्टीनेशनल को उस तरह से ना रोक नहीं सकते, ठीक है। अब इससे हुआ क्या है, इससे ना पावर शिफ्ट हो गई है फ्रॉम गवर्नमेंट टू मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जब पावर शिफ्ट हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास पावर आ जाएगी, तो फिर वो अपनी मर्जी करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि सोशल बेनिफिट लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, सोसाइटी किस तरह से ग्रो कर रही है, सोसाइटी किस तरह से ग्रो उस तरह से जो है वो नहीं कर रही, ठीक है। अल्टीमेटली दे विल ओनली सी देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। और वो प्रॉफिट भी फिर क्या होगा, वो कुछ जो इन्वेस्टर होंगे उनके पास चला जाएगा, मतलब इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। तो पास्ट में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इस चीज के ना हक में थी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे, तो मैं फिर ये देखूंगा कि मुझे लोकली कितने चीजों की जरूरत है बस, और मैं अपने कंट्री में ही वो चीजें प्रोड्यूस कर लूंगा। मैं किसी दूसरी कंपनी को आने नहीं दूंगा, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी नेशनलिस्ट थोड़ी सी मूवमेंट आई थी भुट्टो के दौर में, ये वहीं से मोटिवेटेड थी। उसको वो सुर्ख इनकलाब कहते होते थे कि जी आपका जो है वो इनकलाब आना चाहिए, और इनकलाब को जिस तरह से आप लोग अगर फैज अहमद फैज की नज़में या गज़लें जो है वो सुनो ना, तो उन्होंने स्पेसिफिकली वो है उनकी कि अब ताज उछाले जाएंगे, ठीक है, अब राज करेगी खलकत खुदा। तो उसमें स्पेसिफिकली दे वो आइडियोलॉजी ये है कि जो लोग हैं, लोगों को अपना हक छीन लेना चाहिए, मजदूरों को अपना हक छीन लेना चाहिए। तो वो आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में दे से कि कम्युनिटी हैज एवरीथिंग, कम्युनिटी इज सुपीरियर टू एवरीथिंग। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में कैपिटल हैज द एवरीथिंग, कैपिटल इज सुपीरियर टू एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आप एफडीआई अलाउ करते हो ना, तो उससे होता ये है कि आपकी जो मल्टीनेशनलिज्म है वो बढ़ता है। मतलब जो कंपनी है कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, या कैपिटल के पास पावर बढ़ती चली जाती है, और कम्युनिटी के पास पावर रिलेटिवली कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये ना लोगों का जो होता है ना आइडियोलॉजी, उसका डिफरेंस है। तो आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है। आइडियोलॉजी चेंज होने की वजह से आपका जो है वो लाइक ये जो है ट्रेंड इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अच्छा एक चीज ना ट्रेड लिबरलाइजेशन है। अच्छा बता देखो अगेन हम व्हाई शुड वी कंडक्ट एफडीआई जब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वैसी बात है, सपोज मैं कहता हूँ कि एक कंपनी है, वो कंपनी चीजें प्रोड्यूस कर रही है, अब वो अमेरिका में प्रोड्यूस करे और उसके बाद जो है एक्सपोर्ट कर दे पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा डेफिनेटली वी कैन डू दैट, लेकिन उसमें ना दो तीन मसले हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है उसमें। अच्छा फर्स्ट को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं भी है, तो फिर ना हमारी गवर्नमेंट में इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ कि हम ना चीनी, कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी दुनिया की पाकिस्तान में चीनी नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर चीनी भेजेगी तो चीनी पाकिस्तान में भेज के वो महंगा पड़ेगा उसको। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे आके चीनी का प्लांट लगा ले, ठीक है, आज जब वो चीनी का प्लांट लगाएगी तो क्या होगा, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपनी उससे फिर बेनिफिट उठा सकती है। मतलब अगर एक कंट्री में इंपोर्ट्स जो हैं वो उस इंपोर्ट बैरियर हैं काफी ज्यादा सारे, मतलब वो कंट्री इंपोर्ट नहीं होने देता कुछ चीजों की, तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, इससे बचने के लिए आप फिर ना वहां पे एफडीआई ही कर लेते हो, ठीक है। तो इवन इफ की ट्रेड हैज बीन लिबरलाइज्ड, फिर भी देर आर सर्टन बैरियर्स, ठीक है। तो अगर आप का कोई भी कंट्री प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, मतलब अपनी लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय मींस ऑफ टैरिफ, बाय मींस ऑफ कोटास, तो उसका एक तरीका फिर ये होता है कि वो कंपनी जो कि वैसे तो उस कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकती चीजें, वो कंपनी क्या करे, वो कंपनी आके यहाँ पे प्लांट लगा ले। मतलब ये स्पेसिफिकली हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हो ना बाहर से, तो बहुत महंगी पड़ती है आप, क्योंकि बहुत हाई टैरिफ्स है। तो फिर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना फिर अगेन जो कंपनीज हैं वो यहाँ के लोकल किसी प्रोड्यूसर के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, ठीक है।
तो जॉइंट वेंचर में फिर पार्ट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं, असेंबल होकर जो है वो मार्केट में गाड़ी उस तरह से वो आ जाती है। ठीक हो गया। तो इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आपका यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा है तो अगेन द थिंग इज के आप फिर एफडीआई कंडक्ट कर लेते हो। ठीक हो गया। तो दूसरा अगेन मतलब इस एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह फ्री मार्केट इकोनॉमीज है, मतलब हम क्या करके हम कम्युनिज्म से फ्री मार्केट इकोनॉमीज की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है। अब जिसमें डिमांड और सप्लाई है, अगर पाकिस्तान में एक चीज की डिमांड है तो पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे जो है प्लांट लगा के वो चीज की प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे। ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक हम हाँ मतलब सर जॉइंट वेंचर का ये मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड है कि कुछ कंपनीज मिलकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करती है और फिर जो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो अलग अलग हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो ये जो कार्स बनाने वाले हैं ये किस तरह से करते हैं उधर? अच्छा, इसमें ना अगेन जॉइंट वेंचर टाइम फ्रेम के लिए भी होता है, जॉइंट वेंचर ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है। मतलब आप लोगों ने नोट किया होगा पाकिस्तान में ना होंडा की ना सारी रेंज नहीं है ना, पाकिस्तान होंडा में सिटी और सिविक बनाता है बस, पाकिस्तान में वीजल और इसी तरह से वो लाइफ या ये जो छोटी जापानीज गाड़ियां हैं पाकिस्तान में होंडा वो नहीं बनाता। तो अगेन द थिंग इज कि आपका जॉइंट वेंचर कुड बी फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कुड बी फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये टाइम बाउंड भी हो सकता है कि 20-25-30 साल या 5-7-8 साल के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप जॉइंट वेंचर किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ठीक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जॉइंट वेंचर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हो, वो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए भी हो सकता है, वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी उस तरह से है। सपोज ओके सर आती है वो 5 साल के लिए करती है, उसके बाद में अगर लगता है कि जी हमारे मामला चल रहे हैं तो वो उसको फर्दर एक्सटेंड कर लेती है। तो ये फिर इस तरह से चलता चलाता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का काफी ज्यादा रोल है। अगर आप देखो तो चाइना वाज ए क्लोज्ड इकोनॉमी इन प्रायर टू 1980s। मतलब चाइना 1970 से पहले 1980 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था और चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। अच्छा, अब चाइना ने लिबरलाइज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरीबडी वुड लाइक टू सेल देयर, तो बहुत सारी कंपनीज ने वहां पे उस तरह से जो है मूव किया है टू टैप दैट मार्केट। ठीक है। इसी तरह से इंडिया भी एक जमाने में क्लोज्ड इकोनॉमी रहा है। मतलब अगर इंडिया का जो आप प्रीवियस देखें तो इंडिया बेसिकली एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था पहले। ठीक है। अब इंडिया मूव कर रहा है टू कैपिटल, मूव कर गया है टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। इंडिया के अलावा भी कुछ और कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जो कि कम्युनिज्म में रहे हैं। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेसिफिकली ना इन्होंने अपने आप को लिबरलाइज किया, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव किए हैं। तो जिसकी वजह से भी ना एफडीआई फ्लोज काफी ज्यादा सारे थोड़े से उस तरह से जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल फिर गवर्नमेंट्स जो हैं वो एफडीआई को फैसिलिटेट करती हैं। मतलब वैसी बात है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर अगेन प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट्स एफडीआई को अगेन इंकरेज करती थी। जो आजकल की गवर्नमेंट्स हैं, इवन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, एवरी गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग एफडीआई। तो दैट्स व्हाई इसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है। लास्टली हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो गई है थोड़ी सी। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में अगेन द थिंग इज कि हमारी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ टाइड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ टाइड है, हम बड़े इजीली ना पैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। हम बड़े इजीली एसेट्स मूव कर सकते हैं, हम खुद बड़े इजीली मूव हो सकते हैं। ठीक है। जो कि 20-25-30 साल पहले उस तरह से नहीं था। अब जब अगेन द थिंग इज के आपकी इकोनॉमी में सपोज जैसे से हम आजकल वो नवाज शरीफ साहब पे जो है वो केस चल रहा है कि उन्होंने किस तरह से पैसा ट्रांसफर किया, तो उनका लोग वो मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने ना ऊंटों पे लाद के वो पैसे लेके गए थे। डेफिनेटली एट दैट टाइम जो बैंकिंग चैनल्स थे दोज वर नॉट सोफिस्टिकेटेड चैनल्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, आपको पैसा ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। आजकल जो है यू कैन इजीली ट्रांसफर मनी। ठीक है। यू कैन इजीली ट्रांसफर पीपल, यू कैन इजीली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो ग्लोबलाइजेशन है उसने भी एक रोल प्ले जो है वो किया है।
आपकी ग्रोथ ऑफ एफडीआई में। ठीक हो गया। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डायरेक्शन देखें तो 1980 से 2000 तक जो एफडीआई है that was targeted towards USA and other advanced nation। अब सिंपल सी चीज है इस कॉन्टेक्स्ट में, यूएसए या जो बाकी एडवांस नेशन है ना, इनको ना प्रोडक्टिव नेशंस कहा जाता है। दीज आर द नेशंस जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव हैं। तो पैसा जो है ना वो यहाँ शिफ्ट होता रहा है। मतलब इवन अगर आप थोड़ा सा उस तरह से देखें तो यूएई ये जो ऑयल रिच कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्रीज, इनके पास ऑयल काफी ज्यादा सारा है, इन्होंने काफी ज्यादा सारे पैसे कमाए और इन्होंने अपनी कमाई को फिर, क्योंकि डेफिनेटली ये वहां पे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे ज्यादा, तो इन्होंने अपनी कमाई को फिर जाके ना यूएसए, यूके, इन कंट्रीज में उस तरह से इन्वेस्ट जो है वो किया काफी ज्यादा सारा। ठीक हो गया। तो जो ट्रेंड था दैट वाज के जो एफडीआई जाती थी, क्योंकि एफडीआई ने मूव करना होता है टू द प्रोडक्टिव कंट्रीज। पाकिस्तान में भी अगर पाकिस्तान में प्रोडक्टिव हो जाए तो यहाँ पर भी एफडीआई आनी शुरू हो जाए। चाइना आजकल प्रोडक्टिव है तो चाइना में आप देखोगे कि आजकल एफडीआई काफी ज्यादा सारी उस तरह से जो है चाइना जाती है। पाकिस्तान प्रोडक्टिव नहीं है तो पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि हमेशा से पाकिस्तान तरले ले रहा होता है कि जी एफडीआई आ जाए, एफडीआई आ जाए, एफडीआई आ जाए किसी तरह से। ठीक हो गया। 2006 के बाद स्पेसिफिकली यूएसए में ना एफडीआई का जो ट्रेंड है दैट रिवर्स्ड या थोड़ा सा डिक्लाइन उस तरह से जो है वो कर गया है। 2001 से ऑनवर्ड जो ट्रेंड है दैट हैज बीन टुवर्ड्स डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ ना इंक्रीज कर रही है एफडीआई, जिसमें इंडिया है, स्पेसिफिकली चाइना है। अगर आप देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज है, ये कंट्रीज ना डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। ब्रिक्स, इसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में आते हैं ब्रिक्स। तो काफी ज्यादा सारा इसी तरह से मैक्सिको की तरफ, अमेरिका में मैक्सिको में क्योंकि लेबर काफी सस्ती है तो वहां पे भी काफी ज्यादा सारी एफडीआई मूव उस तरह से जो है वो की है। और वो अमेरिका को क्योंकि उनका बॉर्डर लगता है दैट इज वेरी इजी कि आप प्रोड्यूस वहां पे करो और उसके बाद जो है वो अमेरिका में चीजें उस तरह से जो है ले दो। ब्राजील में काफी ज्यादा सारा जो है वो मूव की है, इंडिया में काफी ज्यादा सारी मूव की है। तो ट्रेंड जो है दैट हैज बीन रिवर्सिंग। ठीक है, पहले डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ज्यादा ट्रेंड था, अब जो है वो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा जो है उस तरह से फोकस जो है वो है। ठीक है। अच्छा, आजकल जो सोर्सेज हैं, मतलब मोस्टली एफडीआई कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दैट इज फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और जापान। मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ से एफडीआई ओरिजिनेट होती है और उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी तरफ एफडीआई क्या करती है, उनकी तरफ एफडीआई हमारी मूव करती है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो अभी हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। हमने दो फॉर्म्स मेनली डिस्कस की हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है और दूसरी जो है मर्जर एक्विजिशन है। तो जो ट्रेंड है दैट इज इन फेवर ऑफ मर्जर एक्विजिशन। मतलब ज्यादातर जो एफडीआई होती है वो मर्जर एक्विजिशन की फॉर्म में उस तरह से जो है वो की जाती है। ठीक हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आजकल ना इट इज अ वेरी फास्ट इन फास्ट बिजनेस इन्वायरमेंट आजकल। तो इसमें नोबडी वांट्स कि मैं एक कंपनी बनाऊं फिर 5, 7, 8, 10 साल वेट करूं कि वो कंपनी अपना नाम पैदा करे, वो कंपनी मैच्योर। तो व्हाट दे डू, जिस कंपनी का ऑलरेडी नाम होता है ना वो उस कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके बाद उस कंपनी को अपने लिहाज से मॉडल करके, अल्टर करके मामला जो है वो चला रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगेन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे अब वैसी बात है, लाइक पाकिस्तान है। अब मैं पाकिस्तान में अगर आया हूँ और पाकिस्तान में मैंने क्या करना है, पाकिस्तान में मैंने कंप्यूटर बनाने हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई कंपनी कंप्यूटर बना नहीं रही, तो यहाँ पे मुझे मजबूरी है कि मुझे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू डू मर्जर एंड एक्विजिशन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई कंपनी काम कर ही नहीं रही होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर मर्जर एक्विजिशन कम होते हैं और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स उस तरह से जो है ज्यादा होती है। लाइक अगर आप पाकिस्तान के ट्रेंड में भी देखो तो इन द स्टार्ट टेलीकम्युनिकेशन में हमने देखा कि पाकिस्तान में एफडीआई ज्यादा मुशर्रफ दौर में आई थी और मुशर्रफ दौर में दो सेक्टर जो है वो बिल्ड हुए थे, एक बैंकिंग सेक्टर और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आप देखो कि जितनी भी कंपनीज आई थी ये सारी की सारी बाहर से आके उन्होंने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ही की थी स्टार्ट में। ठीक है। स्टार्ट में आप वारिद देख लो, आप टेलीनॉर देख लो। ठीक है। तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आई थी हमारे यहाँ। ठीक है। उसके बाद जब वो इंडस्ट्री मैच्योर होगी
तो सिर्फ एक यहाँ पे जो है मर्जर एक्विजिशन आप जो एक मर्जर आपने एक एक्विजिशन आप देखोगे जिसमें लाइक ये जोंग ने आके एक्वायर किया था पाकटेल को, और एक मर्जर आपने देखा होगा जिसमें मोबलिंग ने एक्वायर कर लिया था आपकी जो है वारिद को। इसके अलावा जनरली ऐसा आप जो है इसमें ज्यादा एक्टिविटी उस तरह से नहीं देखोगे। तो स्टार्ट में अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी देखोगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स आए थे, नए यहाँ पे स्टेब्लिश हुए थे, बार्कलेज भी आया था, सिटी बैंक भी आ गया था यहाँ पे, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी आ गया था, निप भी आ गया था, देयर वर लॉट ऑफ बैंक्स, ठीक है। अल्फला जो है इसमें स्टेक था अरबियों का, ठीक है। अच्छा, अब ये नई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, अब वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के बाद जब इंडस्ट्री मैच्योर होगी तो आपने देखा कि वो ना मर्जर हुए काफी ज्यादा सारे, ठीक हो गया। तो वो अगेन द थिंग इज, अब वो दोबारा से मार्केट में वही बैंक, मतलब आपको आरबीएस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी नहीं मिलेगा, निप बैंक भी नहीं मिलेगा, पिकिक भी उड़ गया, ठीक है। अगेन वो सारे के सारे आपस में मर्ज हो के बड़े बैंक्स अब उस तरह से जो है वो रह गए हैं मार्केट में, और बड़े बैंक ही ज्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारी फॉर्म्स ऑफ एफडीआई के जो है वो ट्रेंड्स हैं। अच्छा, मतलब इसके बाद डेफिनेटली हमारे यहाँ ना मतलब एफडीआई क्यों होती है, तो इसकी थ्योरीज हैं कुछ, तो हम इन थ्योरीज पे उस तरह से जो है वो आ जाते हैं, या हम थ्योरीज पे उस तरह से फोकस जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन है इट्स के जो कंपनीज हैं दे कैन एक्सपोर्ट और लाइसेंस। आप सपोज मैं कुछ चीजें बनाऊं और उसके बाद एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दूं, या फिर मैं उस कंट्री में जाऊं और वहां पे ना कोई एक बंदा जो है या कोई एक कंपनी जो है उसको अपनी चीजें प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दे दूं। तो जब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइसेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वाई एफडीआई, इवन इफ की एफडीआई इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड रिस्की। मैं अगर पैसे सपोज मैंने एफडीआई करनी है, तो एक तो ये है कि एफडीआई के लिए आई नीड ए लॉट ऑफ मनी, मुझे जाके वहां पे प्लांट एस्टेब्लिश करना है, पैसे चाहिए होंगे काफी ज्यादा सारे, तो एफडीआई एक्सपेंसिव और रिस्की भी है। अब वैसी बात है कि दूसरे कंट्री में जाके अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो चीज चले ना चले, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो कैसी हो, तो एफडीआई इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड रिस्की। लेकिन उसके बावजूद वाई कंपनीज प्रेफर टू डू एफडीआई, जबकि वो कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, लाइसेंसिंग भी कर सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ना एक्सपोर्ट करने की और लाइसेंसिंग की लिमिटेशंस हैं, मतलब इनके अगेन इनके साथ मसले हैं कुछ। एक्सपोर्टिंग का पहला लिमिटेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या करूं, मैं अगर मैं मतलब अमेरिका में चीज प्रोड्यूस करूं और मैं एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दूं, ठीक है, तो अगेन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डील करनी पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना कुछ चीजों के लिए इज क्वाइट ओके, लाइक मैं कहता हूँ कि जैसे मोबाइल फोन है, अगर मैंने मोबाइल फोन अमेरिका में बनाया है और मोबाइल फोन मैंने ट्रांसपोर्ट करना है तो दैट इज वेरी इजी। और अगर मैं बाकी चीजों को ना देखूं तो मोबाइल फोन का वेट के हिसाब से सपोज आईफोन है, तो आईफोन मैं कहता हूँ कि 1.5 लाख का फोन है। अब 1.5 लाख का फोन अगर आप भेजोगे अमेरिका से पाकिस्तान थ्रू कुरियर भी अगर आप भेजो तो वो 4-5 हज़ार लगेंगे, आपका फोन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट दैट थिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं सपोज सीमेंट की बोरी एक्सपोर्ट करता हूँ, अब सीमेंट की बोरी 20 किलो की है, तो अगेन अगर मैं अमेरिका में ही बना के एक्सपोर्ट करूंगा पाकिस्तान में तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि वो वैसे तो प्रोडक्शन उसकी होगी, सपोज सीमेंट की बोरी की मैं कहता हूँ कि 500 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में लाएंगे तो वो कोई 10,000 रुपये आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। समटाइम्स कुछ चीजों की ट्रांसपोर्टेशन आपको ज्यादा पड़ती है, स्पेसिफिकली अगर कोई चीज बल्कि है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से एक्सपोर्ट हैज लिमिटेशंस। दूसरा ट्रेड बैरियर्स है, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया कि सपोज शुगर है पाकिस्तान में, यू कांट इंपोर्ट द शुगर, महंगी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में शुगर बेचना चाह रहे हो तो आपको फिर क्या करना है, आपको पाकिस्तानी मार्केट में एक फैक्ट्री लगानी होगी जो कि पाकिस्तान में ही शुगर बनाए और यहीं पे शुगर बिकेगी। तो एक्सपोर्टिंग की ये दो लिमिटेशन है जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं दे प्रेफर टू कंडक्ट एफडीआई, मतलब वो चाहती है कि ठीक है हम ना एफडीआई करें और मामला अपने जो है वो
उस तरह से जो है वो अपनी जो सेल्स वगैरह है उसमें इजाफा जो है वो कर। ठीक हो गया। अच्छा चले, अगर सपोज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो वी कैन डू इट बाय लाइसेंसिंग। हम किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को लाइसेंस दे देंगे, जी आप हमारी चीज ना हमारे बिहाफ पे चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करो और हमें पर यूनिट प्रॉफिट देते जाओ या हमें लाइसेंसिंग फी देते जाओ। ठीक हो गया। अच्छा आप इसकी भी अगेन लिमिटेशन है लाइसेंसिंग की, और वो लाइसेंसिंग की लिमिटेशन हमें इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी जो है वो बताती है। तो इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि अगर आप लाइसेंसिंग करेंगे तो आप अपनी टेक्निकल नाउ हाउ को क्या करेंगे, आप टेक्निकल नाउ हाउ को कमांड करेंगे। मतलब सिंपली कि ये ना हमारे यहाँ पेप्सी और कोका कोला में बड़ा है, लाइक अगेन थिंग ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट है। तो पेप्सी वालों ने ना लाइसेंसिंग दी हुई है। तो पेप्सी वालों ने कहा हुआ है कि ये आप क्या करें, आप ना हमारे बिहाफ पे प्रोड्यूस करके पेप्सी बेची जाए और हमें ना लाइसेंसिंग फीस या पर यूनिट हमें प्रॉफिट है उस तरह से देते जाए। ठीक है। अच्छा अब उसका आप देखोगे पाकिस्तान में ना जनरली इट इज कंसीडर्ड कि पेप्सी का टेस्ट नहीं है अच्छा। ठीक है। या पेप्सी के टेस्ट में ना वेरिएशन आती है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएं क्योंकि प्रोड्यूसर डिफरेंट होता है तो वेरिएशन आ जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, आप जो ये फार्मूला है पेप्सी का, इसका मतलब ये है कि नाउ लोकल पीपल नो अबाउट इट। तो आपने फिर देखा होगा कि लोकल लोगों ने ना वो लाज भी बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। अब इवन लाइक ये फार्मूला इज नॉट दैट सीक्रेट। तो आपके यहाँ पे ना अगेन गोरमे कोला भी है, अमृत कोला भी था एक जमाने में, मक्का कोला भी था। ठीक है। अब अगेन देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, कोला प्रोडक्ट्स जो कि हम क्या करते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। और ये क्यों है, क्योंकि नाउ पीपल नो अबाउट कि हाउ टू प्रोड्यूस कोलास। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोक की बात करें तो कोका कोला ने कोई भी लाइसेंसिंग नहीं की हुई। कोका कोला स्टिल प्रोडक्शन करती है एफडीए के थ्रू कंट्रीज में या फिर इंपोर्ट करती है। ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे ना टेस्ट वेरिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जैसा टेस्ट भी लोग कहते हैं कि किसी का नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ना फिर इश्यूज है, लाइक इसके बावजूद आप मैकडोनल्ड चले जाओ, आप ना बहुत सारी रेस्टोरेंट्स पे जाओगे, यू वुड फाइंड पेप्सी, आपको पेप्सी मिलेगी, कोका कोला नहीं मिलेगी। इसकी रीजन है, अब क्योंकि पेप्सी यहाँ लोकली प्रोड्यूस होती है तो पेप्सी सस्ती पड़ती है। ठीक है। तो जब वो सस्ती पड़ती है तो जो आपका रेस्टोरेंट के मालकान है उनको इसमें मार्जिन ज्यादा बचता है। ठीक है। कोका कोला क्योंकि अगेन सेंट्रली प्रोड्यूस्ड होती है या पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है तो महंगी पड़ती है। अब वो महंगी पड़ती है तो उसमें मार्जिन कम होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगेन द थिंग इज कि आप दोनों सूरतों में लाइसेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो आपको दोनों सूरतों में ना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बैलेंस आउट दीज थिंग्स। ठीक हो गया। तो पहला तो ये है कि आप ना टेक्निकल नाउ हाउ दे देते हैं। अगर टेक्निकल नाउ हाउ आपने दे दी तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली लोग ना चीजें प्रोड्यूस करनी शुरू कर देंगे और आपकी लोकल मार्केट ही मारी जाएगी। और एक्सट्रीम केसेस में वो फिर चीजें क्या होंगी, वो एक्सपोर्ट भी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब ये सपोज मैं कहता हूँ अगर आईफोन वाले जो है अपनी प्रोडक्शन को चाइना में शिफ्ट कर देते हैं या प्रोडक्शन को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, या कहते हैं आईफोन वाले कहते हैं कि जी हम ना किसी को लाइसेंस दे देते हैं कि जी आप आईफोन बनाना शुरू कर दो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ अर्से आईफोन बनाएगा फिर वो अपना आईफोन निकाल लेगा। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा, लाइसेंसिंग में देयर इज नो कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी। मतलब डेफिनेटली जिस तरह से हम कहते हैं कि पेप्सी जो है, पेप्सी के टेस्ट में वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्यों है, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहा उनका प्रोडक्शन पे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो है पाकिस्तान में जिस तरह मर्जी प्रोड्यूस करें, मार्केटिंग जिस तरह मर्जी करें, स्ट्रेटजी को जिस तरह से मर्जी लेके चलें। ठीक हो गया। तो समटाइम्स आपका जो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट होता है वो लूज कर देते हो आप लाइसेंसिंग। तो अब एक कंपनी है, एक कंपनी के स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा अब वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है, सपोज एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान की मार्केट में ना बाकी सबका बिजनेस ठप करना है और उसके बाद मामला चलाने। ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जब पाकिस्तान में आएगी तो उस कंपनी को स्टार्ट में काफी ज्यादा सारा लॉस होगा। अच्छा जब आप लाइसेंसिंग कर देंगे ना तो लोकल मैन्युफैक्चरर कहेगा कि नहीं भाई लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ठीक है। तो अगर आपके इस तरह के कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है तो आपका जो लाइसेंसिंग पार्टनर है वो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली मीट नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को उस तरह से जो है वो देख रहा होगा। तीसरा इशू इज कि अगर आपका कंपेटिटिव एडवांटेज आपकी कैपेबिलिटीज पे बेस करता है, तो कैपेबिलिटीज इज के यू आर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर इस पे बेस करता है तो यू कांट लाइसेंस इट। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना, अगेन आई हैव अ कुक, मेरे पास मेरा एक रेस्टोरेंट है और मेरे पास ना बहुत अच्छे दुनिया के मंझे हुए कुक्स हैं। अच्छा, अब मैं एक कंट्री में या एक सिटी में आई एम वेरी सक्सेसफुल, अब मैं लाइसेंसिंग अगर देनी शुरू कर दूंगा ना, तो लाइसेंसिंग दे के मेरे कुक या मेरे जो कुकिंग स्टाफ है वो तो मैं नहीं दे सकता। तो क्या होगा, लाइसेंसिंग से फिर वो सेम टेस्ट या सेम मामला उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो सकेंगे। मैं स्पेसिफिकली, आप लोगों ने ना गुजरावाला में देखा होगा कि ना आजकल बड़ी वो बन्नू पुलाव खुले हुए, बन्नू बीफ पुलाव, ठीक है। और बन्नू बीफ पुलाव बेसिकली मतलब अगेन ये बन्नू की स्पेशलिटी थी। उसके बाद ये ना इस्लामाबाद या पिंडी में ना इनकी ब्रांचेस खुली और पिंडी में इनका टेस्ट इज क्वाइट क्वाइट गुड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, अब लाहौर में भी, गुजरावाला में भी इनकी ब्रांचेस से खुल गई है, लेकिन ना मतलब टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो अब टेस्ट क्यों कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो टेस्ट है दैट इज ए कैपेबिलिटी, जो कि कुक की कैपेबिलिटी है। अब वो ये तो नहीं हो सकता कि एक ही बंदा सुबह चले लाइक बन्नू से चले और वो सारा रास्ता ना लाहौर तक आल द वे टिल लाहौर वो ना चीजें पका पका के जो है वो दे, और फिर वो लाहौर से चले और बन्नू तक चीजें पका के दे, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन द थिंग इज कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं दे समटाइम्स कांट बी लाइसेंस्ड, ठीक हो गया। तो लाइसेंसिंग की आपकी ये भी एक स्पेसिफिक उस तरह से लिमिटेशन है जी, ठीक हो गया पुत्र। तो ये हमारी जो है वो दो लिमिटेशन है एक्सपोर्टिंग की एंड अगेन इसी तरह से लाइक लाइसेंसिंग की, ठीक है सर काफी है। पक्का। जी सर। चलो जी पुत्र कोई, सर। चलो पुत्र कोई इश्यू है अगर, या अगर आपके कोई क्वेश्चन है